दोस्तों, आज का टॉपिक है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो इस स्कीम के बारे में पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करते हैं कि इस स्कीम में क्या है, किस चीज़ के लिए फ़ंड दे रहा है। तो नाम से तो स्पष्ट हो ही रहा है कि कृषि के क्षेत्र में जो अवसंरचना है उसके लिए ये फ़ंड दे रहा है, लेकिन क्या कंडीशन है, क्यों दे रहा है भाई, किस लिए दे रहा है, किसको दे रहा है, कौन दे रहा है, क्या कंडीशंस रख रहा है। ठीक है, ये सब चीज़ें समझेंगे, कब स्टार्ट हुई, क्या क्या इसके परिणाम होंगे, लाभ क्या होगा, ये सब तमाम चीज़ों को समझेंगे। तो इसको जो इसका पीडीएफ है, मैं सोच रहा हूँ उससे एक बार आपको समझाने की कोशिश करूँ, जो मैंने मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की वेबसाइट से डाउनलोड किया है, तो उससे ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो देखिए, जो क्या कह रहा है ये कि जो कृषि विकास, इसका परिचय जो हम देख रहे हैं, जैसे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, तो इसके तहत इस जो पूरी योजना है, तो इसमें पहला तो ये बोल दिया इसने, जैसे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड वित्त पोषण सुविधा दे रहा है, ठीक है ना, और केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, पहली बात। तो इसमें एक क्या हो गया, ये वित्त पोषण दे रहा है, केंद्रीय क्षेत्र की होते हैं, तो क्लियर हो गया। अब इसमें और क्या क्लियर होगा, इसमें और क्लियर होगा कि यह योजना कृषि विकास और उत्पादन गतिशीलता को अगले स्तर तक ले जाने में, ये कहना चाह रहा है कि कृषि विकास और उत्पादन गतिशीलता को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने में जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के माध्यम से विशेष रूप से फसल उपरांत, मतलब जब फसल कट जाती है तो फसल उपरांत चरण में उत्पाद का इस तरह से अधिक उपयोग किया जा सकता है, ठीक है, जिससे मूल्यवर्धन और किसानों के लिए उचित मोल भाव का अवसर प्राप्त होता है। साथ ही साथ में ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से प्रकृति की अनिश्चितताओं जैसे कि मान लीजिए बाढ़ आ जाना या फिर पाले पड़ जाना, ओला पड़ जाना, ठीक है, क्षेत्रीय असमानताओं, रीजनल इम्बैलेंस है, मानव संसाधनों के विकास का समाधान होगा, और सीमित भूमि संसाधन की पूर्ण क्षमता का उपयोग भी होगा। मतलब जो छोटे जोत हैं, ये सब चीज़ें हैं, उनकी पूर्ण क्षमता का उपयोग होगा। आगे बढ़ें तो हम देखेंगे कि वित्त मंत्री ने 15 मई 2020 को किसानों के लिए फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की घोषणा की ड्यूरिंग द कोविड-19, ठीक है। फार्म गेट और प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों, किसान उत्पादक संगठनों, कृषि उद्यमियों, स्टार्टअप्स आदि के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की वित्त पोषण सुविधा प्रदान की। तो 15 मई 2020 को इस फंड की घोषणा हुई और प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, ठीक है, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन, कृषि उद्यमी, स्टार्टअप्स, ये जितने लोग हैं, ये सब इसमें इसके मतलब इनको पैसे मिलेंगे। कितना पैसा दिया जाएगा, मतलब ये सब लोग पैसे ले सकते हैं, लोन की तरह इनको मिलेगा। 1 लाख करोड़ रुपए का पूरा पैकेज है और वित्त पोषण सुविधा इसमें प्रदान की जाएंगी, ठीक है। अब इसमें सब समझ में आएगा आपको कि किसको दिया जाएगा, कौन पात्र होगा, सब चीज़ें समझेंगे। पहले एक बार ये जो मटेरियल इसको सब देख लीजिए। फसल उपरांत, जैसे फसल कट गई, पोस्ट हार्वेस्टिंग, प्रबंधन इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित व्यवहार्य परियोजनाओं में और व्यवहार कृषि परिसंपत्तियों, प्रोत्साहन और वित्तीय सहायता के माध्यम से निवेश के लिए मध्य अवधि ऋण, ठीक है, सब कीवर्ड यहाँ पे भी देखते जाइए। मध्य अवधि ऋण वित्त पोषण सुविधा जुटाने के लिए केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम है। तो क्या है इस स्कीम में, पहली बात तो ये कि ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। दूसरी चीज़ ये कि मध्य अवधि ऋण देगी ये। तीसरी चीज़, फसल उपरांत प्रबंधन इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित, मतलब जब फसल कट जाती है, फसल कटने के बाद क्या होता है, फसल कट जाती है तो फसल कटने के बाद उसको कहीं रखते हैं, ठीक है। अब जितने लंबे समय तक हम उसको रख सकते हैं उसको हम धारण क्षमता बोलते हैं। जिस जगह पे हम रखते हैं उसको भंडारण क्षमता बोलते हैं, ठीक है। अब वो भंडारण ड्राई स्टोरेज हो सकता है, कोल्ड स्टोरेज हो सकता है। इसके अलावा वो प्रोसेसिंग सेंटर में जा रहा है, इसके अलावा वो मंडी में जा रहा है, इसके अलावा उसको किस तरीके से भेजा जा रहा है, लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब चीज़ें जो हैं ये पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट में आता है। और उसके लिए जो भी निर्माण होता है वो सब उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाता है। हम स्टोरेज यूनिट बनाते हैं, हम लॉजिस्टिक्स सपोर्ट बनाते हैं, हम मंडियाँ बनाते हैं, मंडियों में
शेड्स बनाते हैं, इसके अलावा प्रोसेसिंग सेंटर बनाते हैं, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग के लिए प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, टर्सरी हो गया, मार्केटिंग करते हैं। तो ये सब चीज़ें पोस्ट हार्वेस्टिंग में आता है और उसके लिए हम इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हैं। तो हमने हम यहाँ पे क्या समझा, देखिए कितनी चीज़ें हमने जानी कि ये 2020 में 15 मई 2020 को इसकी घोषणा हुई। पहली बात, कितने का फंड है? 1 लाख करोड़ का फंड है। ठीक है, किसको किसको दिया जाएगा अभी आगे और अच्छा से लिखा है। तो 15 मई 2020 को ये घोषणा हुई इसकी, और 1 लाख करोड़ रुपए का फंड है। वित्त पोषण प्रदान करता है ये फसल उपरांत प्रबंधन के लिए, मध्य अवधि ऋण की सुविधा है और केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम। अब देखिए इस स्कीम का औचित्य समझिए, क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे कवि यहाँ पे कहना चाह रहा है कि भाई कृषि और उससे संबद्ध गतिविधियाँ भारत की कुल जनसंख्या के 58% के लिए प्राथमिक आय स्रोत है। मतलब आप ये पूरा गवर्नमेंट का ही डेटा, आप इसको आराम से यूज कर सकते हैं कि आप कह सकते हैं कि जो प्राथमिक स्रोत है कृषि और उससे जो अलाइड एक्टिविटीज़ हैं, उससे भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 58% जो है अपनी इनकम प्राप्त करता है। ठीक है, ये बोल रहा है कि जो छोटी जोत वाले किसान हैं 85% के आसपास हैं, लगभग लिखा है 50-86% हम मानते हैं, 85% के लगभग लिखा है, और उनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है, तो उसी को ही अपन क्या बोलते हैं, छोटी जोत वाले किसान बोलते हैं। साथ ही 45% कृषि भूमि का प्रबंधन करते हैं। मतलब 45% जो लोग हैं, देखिए यहीं पे एक असमानता नज़र आ रही है। 45% जो लोग हैं उनके पास 85, मतलब ऐसा ही, मतलब 45%, ये 45 छोटी जोत वाले 85% किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है, और 45% कृषि भूमि का प्रबंधन करते हैं। मतलब ये जो 85%, देखिए 45% ये भूमि हो गई, ठीक है, और 85% ये लोग हो गए। मतलब 45% लोग ऐसे जिनके पास 85% ज़मीन है, और शेष जो 55% लोग हैं उनके पास 15% ज़मीन है जो कि बड़ी है। इसका यही मतलब निकाला जाएगा ना। ठीक, तो देखिए कितना बड़ा एक गैप है यहाँ पे। मतलब 55% जो भूमि है वो 15% लोगों के पास है, और 85% भूमि 45% लोगों के पास है। तो क्या समझा आपने यहाँ पे कि कृषि और उससे संबद्ध जो गतिविधियाँ हैं उससे लोग 58% लोग उस पर डिपेंडेंट हैं, उससे आय प्राप्त करते हैं। दूसरा, छोटी जोत वाले 86% किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है, और ये जो 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाली भूमि है, इसका एरिया 45% के आसपास है। मतलब ये 85% किसान है, 45% इनके पास ये भूमियाँ हैं, तो बाकी जो 55% भूमि 15% लोगों के पास है। इसका ये मतलब निकलता है। तो ये हम आराम से यूज कर सकते हैं अपने किसी भी उसमें, किसमें, कहीं पे भी कंक्लूजन लिखना। साथ ही भारत में किसानों को बाजार, मतलब यहाँ पे लिख देते हैं, किसानों को बाजारों से जोड़ने वाला सीमित इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसलिए उपज का 15 से 20% तो बर्बाद हो जाता है, जो अन्य देशों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक है। मतलब दूसरे देशों में 5 से 15% के बीच जो है, जो उपज हुई उसका 5 से 15% बीच बर्बाद हो जाता है, जबकि भारत में 15 से 20% होता है। क्यों? क्योंकि सीमित इंफ्रास्ट्रक्चर है। क्या है, क्या कमी है? धारण क्षमता नहीं है, अच्छा, भंडारण क्षमता नहीं है, और क्या नहीं है? सड़कें जो हैं अच्छी नहीं है, ठीक है, बाजार दूर स्थित है, मंडी दूर स्थित है, ठीक है, एमएसपी का सही दाम नहीं मिल रहा है। ये सब समस्या होती है, इसलिए बर्बाद हो जाती है। भारत में कृषि में निवेश पिछले 5 वर्षों में 2% CAGR पर स्थिर रहा है। वित्त, ये हटा दीजिए, ये कुछ काम का नहीं है अपने, जी ये ऊपर तक था, ये काम का मैंने बता दिया। क्या कि कृषि और संबद्ध गतिविधियों में भारत की कुल जनसंख्या का 58% के लिए प्राथमिक आय स्रोत है वो, और 85% जो किसान है जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है, 45% भूमि का प्रबंधन करते हैं। अधिकांश किसानों की वार्षिक आय बहुत कम है,
इसके अलावा भारत में किसानों को बाजार से जोड़ने वाला सीमित इंफ्रास्ट्रक्चर है और उपज का 15 से 20% इसलिए बर्बाद हो जाता है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। अब इस स्कीम के उद्देश्य क्या है? तो पहली बात तो ये कि मध्य आवधिक ऋण वित्त पोषण सुविधा जुटाना इसका उद्देश्य है। वित्तीय सहायता के माध्यम से निवेश के लिए मध्य आवधिक ऋण वित्त पोषण। यह वित्त पोषण सुविधा कृषि इकोसिस्टम में सभी स्टेक होल्डरों के कई उद्देश्यों को पूरा करेगी। अच्छा, तो किसके किसके उद्देश्य पूरा करेगी? देखिए, सभी स्टेक होल्डरों के कई उद्देश्यों को। तो पहले स्टेक होल्डर कौन है? पहला स्टेक होल्डर हमारा किसान भाई, ठीक है। दूसरा स्टेक होल्डर कौन है? दूसरा स्टेक होल्डर है सरकार। दूसरा इसमें सरकार जो है वो स्टेक होल्डर है, ठीक है। अच्छा, तीसरा इसमें कौन है? तीसरा इसमें है कृषि उद्यमी और स्टार्टअप्स। ये यहाँ ये नहीं बोल रहा कि कौन कौन लाभार्थी होगा, सरकार कैसे लाभार्थी होगी। ये बोल रहा है कि इसमें स्टेक होल्डर कौन कौन, मतलब किस किस स्टेक इन्वॉल्व है। तो किसान के, सरकार के, कृषि उद्यमी और स्टार्टअप्स वालों के। इसके अलावा बैंकिंग इकोसिस्टम के, क्योंकि बैंक वाले तो लोन देंगे ना, तो बैंकिंग इकोसिस्टम के। इसके अलावा जो कंज्यूमर्स हैं उनके इन्वॉल्व हैं। तो 5 लोगों के इसमें हित जो हैं वो शामिल हैं। अब हम शुरू से देखते हैं कि जो किसान है उसके कैसे इन्वॉल्व हैं, सरकार के कैसे इन्वॉल्व हैं। तो देखिए, ये बोल रहा है कि जो किसान है तो FPO, PACS, सहकारी विपणन समितियां, बहुउद्देशीय सहकारी समितियां, राज्य एजेंसियां, कृषि उपज बाजार समितियां मतलब मंडियां, सहकारी समितियों के राष्ट्रीय और राज्य फेडरेशन, FPO के फेडरेशन और स्वयं सहायता समूह के फेडरेशन, ये सब इसमें शामिल है। मतलब किसान वर्ड के अंदर सब शामिल है। किसानों को बड़े स्तर पर उपभोक्ताओं को सीधे बेचने की अनुमति देने के लिए बेहतर विपणन इंफ्रास्ट्रक्चर और किसानों के लिए मूल्य प्राप्ति में वृद्धि करना, किसानों की समग्र आय में सुधार होगा, ठीक है। ये सब इससे होगा किसानों के साथ। फिर लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश। किसान कम फसल उपरांत नुकसान, मतलब पोस्ट हार्वेस्टिंग जो नुकसान है वो कम हो जाए, ठीक है। कम संख्या में बिचौलियों के साथ बाजार में बेचने में सक्षम होंगे। तो क्या बोल रहा है कि लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर में जब निवेश होगा तो उससे क्या दो चीज़ें होंगी कि किसान को जो पोस्ट हार्वेस्टिंग नुकसान है वो कम होगा और बिचौलियों के साथ बाजार में बेचने में वो मतलब कम संख्या में बिचौलिए जो होंगे उनके साथ बेचने में सक्षम होंगे, मतलब बिचौलियों की संख्या कम हो जाएगी इससे। फिर आगे बाजार तक पहुंच के माध्यम से किसानों को स्वतंत्र बनाएगा कि भाई बाजार और किसान, ये हो गया फार्मर, ये हो गया आपका मार्केट, इन दोनों के बीच में कोई नहीं आएगा भाई, ठीक है। सरकार ये पोस्ट हार्वेस्टिंग वाले सीन में कोई शामिल नहीं होगा, ठीक है। फिर मॉडर्न पैकेजिंग करना, कोल्ड स्टोरेज सिस्टम की पहुंच के साथ किसान आगे यह तय करने में सक्षम होंगे कि बाजार में अपना माल कब बेचना है। तो देखिए, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी होगी, टमाटर सुरक्षित रख दिए, आलू रख दिए, प्याज रख दिए, सब सुरक्षित रख दिए भाई, तो उसके पास एक धारण क्षमता आ गई ना, लॉन्ग टर्म के लिए रख लिया उसने। स्टोरेज होना इट्स अ डिफरेंट थिंग। और स्टोरेज, अब जैसे इसमें कितने लंबे समय तक वो स्टोर कर सकता है, ये बड़ी चीज़ है ना, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है, आपको छुट्टी मिली। छुट्टी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट थिंग, इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि क्या आप 2 माह की छुट्टी अफोर्ड कर सकते हैं, 6 माह की छुट्टी। आप अगर 6 माह की छुट्टी, नो वर्क नो पे, क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं? इतना सेविंग आपके पास है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ऐसा ही ये बोल रहा है कि क्या आप 4 महीने तक रख सकते हैं, ठीक है। 4 महीना तक रख करके आपके पास जो पैसा उससे सेविंग काम चल जाएगा। तो अपना माल कब बेचना है? जब मान लीजिए जब प्याज 10 रुपये किलो है तब बेचना है, या 100 रुपये किलो हो रही तब निकालना है। तो ये सब चीज़ों की सुविधा मिल जाएगी और इससे उन्हें कीमत मिल सकेगी। फिर जो उनकी बढ़ी हुई उत्पादकता है और जो आदानों के इष्टतम उपयोग है, मतलब जो इनपुट्स है उनका बेहतर जो उपयोग है, उससे किसानों को पर्याप्त बचत होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें हमने समझी किसके बारे में, कि क्या बोला इसने इसने बोला कि किसान जो है वो स्टेक होल्डर है, मतलब स्टेक होल्डर के कई उद्देश्य पूरा करेगा। तो किसानों के कौन से उद्देश्य पूरा करेगा कि उनको इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर विपणन इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, उनके मूल्य प्राप्ति में वृद्धि होगी, किसानों की समग्र आय में सुधार होगा,
इसके अलावा लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश के साथ किसान कम मतलब उसको पोस्ट हार्वेस्टिंग नुकसान है वो कम होंगे, कम संख्या में बिचौलियों के साथ बाजार में बेचने में सक्षम होगा, आगे बाजार तक बेहतर पहुंच के माध्यम से किसानों को स्वतंत्र बनाएगा। फिर उसके बाद मॉडर्न पैकेजिंग कोल्ड स्टोरेज सिस्टम की पहुंच के साथ किसान आगे यह तय करने में सक्षम होगा कि बाजार में अपना माल कब बेचना है। ठीक है, ये सब सुविधा मिलेगी। फिर सरकार जो है तो सरकार क्या करेगी, अव्यवहार्य परियोजनाओं में ब्याज छूट देगी, कन्वर्जेंस देगी, क्रेडिट के माध्यम से प्रोत्साहन के जरिए सहायता करके प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देने में सक्षम होगी। तो कुल जमा ये बोलना चाह रहा है कि प्राइमरी सेक्टर को ऋण देने में सक्षम होगी। फिर कृषि में इनोवेशन होगा, निजी क्षेत्र के निवेश के चक्र की शुरुआत होगी। फिर फसल उपरांत इंफ्रास्ट्रक्चर वही पोस्ट हार्वेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के कारण खाद्यान्न नुकसान के प्रतिशत जो 15 से 20 है वो कम होगा। ठीक है, फिर जिससे कृषि क्षेत्र वर्तमान वैश्विक स्तरों के साथ कॉम्पिटिटिव बन पाएगा। इसके अलावा केंद्र या राज्य सरकार की एजेंसियाँ, स्थानीय निकाय, ये सब एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश आकर्षित करने के लिए स्वयं या पीपीपी मॉडल के माध्यम से परियोजनाओं को तैयार करने में सक्षम होंगे। अच्छा, फिर अगले स्टेक होल्डर कौन है, तो कृषि उद्यमी, एंटरप्रेन्योर या फिर स्टार्टअप्स वाले। तो उद्यमी IoT ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, AI हो गया, नवीनतम टेक्नोलॉजी का लाभ उठाकर कृषि क्षेत्र में इनोवेशन को बढ़ावा देंगे। इससे इकोसिस्टम के सभी पक्षों को जोड़ा जा सकेगा। इस प्रकार जो उद्यमी है वो किसानों के बीच सहयोग के अवसर भी बेहतर करेंगे। बैंकिंग इकोसिस्टम, ऋण देने वाली संस्थाएं कम जोखिम वाले ऋण देने में सक्षम होंगी। यह योजना उनके ग्राहक आधार को बढ़ाएगी, पोर्टफोलियो के विविधीकरण में मदद करेगी। फिर रीफाइनेंसिंग सुविधा से जो कोऑपरेटिव बैंक है, रीजनल रूरल बैंक है, उनकी भूमिका और अधिक बढ़ जाएगी। ठीक है, फिर जो कंज्यूमर हैं, फसल उपरांत इकोसिस्टम में कम क्षमताओं के साथ उपभोक्ताओं के लिए मुख्य लाभ यह होगा कि उनकी उपज का बड़ा हिस्सा बाजार तक पहुंचेगा, इसलिए उनकी उपज की बढ़ती गुणवत्ता और अच्छी कीमतें मिलेंगी। कुल मिलाकर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में वित्त पोषण सुविधा के माध्यम से निवेश इकोसिस्टम में सभी हितधारकों को लाभ होगा। ठीक है, ये यहाँ पे कह दिया इसने। अब देखिए कि जो स्कीम है इसकी टेन्योर क्या है, तो 2020-21 से 2032-33 तक ये लागू रहेगी। कितने साल हो गए, 12 साल के लिए लागू रहेगी। इसके तहत ऋण वितरण 6 वर्षों अर्थात वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंत तक पूरा होगा। मतलब ये स्टार्ट हुई कब से, 2020-21 से, 2020-21 से स्टार्ट। अच्छा, और ये जो है जो ऋण है वो कब तक देगी, 2025-26 तक देगी। अच्छा, तो आप ये देखिए 2025-26 मतलब ये अभी जो 25 चल रहा है, तो आपका मान लीजिए कि 31 मार्च 2026 इसकी लास्ट डेट है ऋण देने की। इसके बाद ये ऋण नहीं देगी और 2032-33 में स्कीम बंद हो जाएगी। क्यों, क्योंकि देखिए ये 7 साल का पीरियड ले रही है, क्या लेने के लिए, 7 साल का समय देगी। कैसे 7 साल का समय देगी, मतलब जैसे लोन देगी, मतलब 1 जनवरी 2025 को इसने लोन दिया तो ये 7 साल इसकी अवधि होगी। ठीक है, 7 साल के लिए लोन देगी। ब्याज दर आगे बताता हूँ। तो 6 वर्षों, देखिए 2020-21 में चालू हुई, 6 वर्षों तक ऋण देगी, 2025-26 तक ऋण देगी और 2032-33 तक ये लागू रहेगी। अच्छा, तो आप देखेंगे कि 30 जून 2024 तक इसने 43,391 इतने करोड़ रुपए स्वीकृत करे और टोटल इसका बेस कितना है, 1,00,000 करोड़, जिसमें से 28,171 करोड़ रुपए योजना के तहत वितरित किए जा चुके। इतना स्वीकृत हुए, इतना बांट दिया गया। 1,00,000 रुपए करोड़ में से शेष 71,829 करोड़ रुपए 2024-25 और 25-26 के बीच की शेष अवधि दौरान वितरित किए जाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अभी मतलब 2024 के लास्ट, मतलब अभी से 1 साल पहले की बात करें तो इतना बचा था, अब बहुत सारा और बढ़ चुका होगा, वो भी डेटा नया देख लेंगे। कवर की गई पुनर्भुगतान अवधि अधिकतम 7 वर्ष की होगी, जिसमें 2 वर्ष तक की मोरेटोरियम पीरियड भी शामिल है। इसका मतलब क्या होता है मोरेटोरियम पीरियड का, इसका मतलब ये होता है, लेट सपोज जैसे आप EMI भरेंगे, तो भाई EMI भरेंगे तो एक टाइमिंग चाहिए ना आपको कि इस माह की इस तारीख की आपकी EMI बनेगी। तो मोरेटोरियम का मतलब ये होता है कि भाई मैंने अभी 1 जनवरी 2025 को लोन लिया है
और मैं चाहता हूँ कि मैं 1 जुलाई 2025 से इसको पे करना चालू करूँ, तो ये 6 माह से लेकर के आपको 2 वर्ष तक का मोरेटोरियम मिल जाता है। ठीक, ये हमको ध्यान रखना है। ये सब इसमें शामिल है। इसके बाद